नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द रेडियोलॉजी रूम क्लासेस। आज हम लोग एम्स सीआरई का जो 2025 का जो रेडियोग्राफर के लिए पेपर हुआ था उसी के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ कि जो पेपर का पैटर्न होता है वो किस तरीके से रहता है उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी पेपर नहीं दिया और आने वाले टाइम में इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं। तो जो पेपर होता है हमारा उसके अंदर टोटल 80 क्वेश्चंस आते हैं। जो 2025 में हुआ था उसके अंदर 20 क्वेश्चन जो थे वो नॉन टेक्निकल के थे और 80 क्वेश्चन जो थे हमारे सब्जेक्ट के थे, मतलब कि टेक्निकल थे। जो पूरा पेपर होता है वो हमारा 5 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड होता है। हर सेक्शन के अंदर 20 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 20 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 5 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। और हर एक सेक्शन को सॉल्व करने के लिए हमें टोटल 80 मिनट्स दिए जाते हैं। ठीक है, वो 18 मिनट फिनिश होने के बाद नेक्स्ट सेक्शन ओपन हो जाता है। उसके बाद आप जो है प्रीवियस सेक्शन को ओपन नहीं कर सकते। तो इस तरीके से जो है पेपर का पैटर्न रहता है। तो हम लोग जो 2025 है उसका पेपर स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। ये सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि 20 क्वेश्चन है। देन उसके बाद हम टेक्निकल के 80 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नॉन टेक्निकल का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन था हमारा कि फर्स्ट टाइम एशियन गेम्स जो है, ठीक है, वो कहाँ पे खेले गए थे। ठीक है, पहली बार 1951 में हुआ था। ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था। पूछा ये था कि कहाँ पे खेले गए थे, न्यू दिल्ली, टोक्यो, बीजिंग और न्यूयॉर्क। तो इसका आंसर जो था वो है हमारा न्यू दिल्ली। अगला सवाल देखते हैं। फाइंड ऑड वन आउट। इस तरीके से हमें ये 4 दिए हुए थे, फर्न, लोटस, जैस्मिन और रोज। इनमें से ऑड वन आउट बताना है हमें, इनमें से कौन सा अलग है। ठीक है, अब देखो लोटस, जैस्मिन और रोज तीनों क्या है हमारे, तीनों हमारे फ्लावर हैं। ठीक है, फर्न जो है हमारे डिफरेंट कैटेगरी का है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्न। अगला देखो, यहाँ पे कंप्यूटर भी पूछी जाती है हमारी नॉन टेक्निकल में। अच्छा, टेक्निकल में पूछा क्या क्या जाता है? मैथ्स, रीजनिंग, जीके और कंप्यूटर। ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर और इंग्लिश, इनके सवाल जो है पूछे जाते हैं। तो इसलिए कंप्यूटर के सवाल और इंग्लिश के सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे। सीपीयू की फुल फॉर्म पूछी थी, वही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगला देखो, विंडोज़, जो विंडोज़ का कंसेप्ट होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, वो किसने दिया था? माइक्रोसॉफ्ट ने। अगला सवाल देखो, एक सवाल था हमारा कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? सूरत, अहमदाबाद, चेन्नई या लखनऊ। ज़्यादातर लोग जो है इसका आंसर लगा के आए सूरत, बट इसका आंसर जो होगा वो होगा हमारा अहमदाबाद। क्या होगा? अहमदाबाद। अगला देखो, यहाँ पे एक सवाल था कि ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 1944 में, उसके थ्रू कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था? तो उसके थ्रू 2 ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, एक तो आईएमएफ और एक वर्ल्ड बैंक। इसके अलावा और भी ऑप्शंस थे, बट जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चिपकू मूवमेंट से रिलेटेड था एक क्वेश्चन। ठीक है, कि चिपकू मूवमेंट जो है वो किससे रिलेटेड है? फॉरेस्ट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, सॉइल इरोजन से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। इस तरीके से 3-4 ऑप्शन थे, तो इसका आंसर होगा फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए। एक क्वेश्चन था ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे रिलेटेड था? 1960 या फिर 1970 में जो है ऑपरेशन फ्लड किया गया था, तो वो हमारा रिलेटेड था डेयरी डेवलपमेंट से। देखो, एक सवाल ये था सेंसस से रिलेटेड कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है कौन सी स्टेट की है? इंडिया में कौन सी स्टेट है जिसकी हाईएस्ट लिटरेसी रेट है? ठीक है, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग केरला, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर तेलंगाना। तो हाईएस्ट है किसकी? केरला की। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एन इनपुट डिवाइस इन कंप्यूटर। इनमें से कौन सा जो है इनपुट डिवाइस की तरह काम करता है? कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर। एक और ऑप्शन था जो मुझे याद नहीं है। इसका आंसर जो है वो होगा हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है एज एन इनपुट डिवाइस काम करता है, बाकी हमारे एज एन आउटपुट डिवाइस काम करते हैं। देखो, यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ था ऑब्फस्केट करके, इसका मीनिंग हमें बताना था कि ये जो वर्ड होता है इसका क्या मीनिंग होता है। ठीक है, इंग्लिश का सवाल था ये। अगला देखो, एक हमें 4 इस तरीके से PQRS करके इंग्लिश की 4 स्टेटमेंट दी हुई थी। ठीक है, जिस तरीके से हम पैराजम्बल्स को करते हैं, 4 स्टेटमेंट दी होती है और फिर उनको जोड़ के हमें जो है पूरा उसको अरेंज करना होता है कि पूरा सीक्वेंस क्या होगा। तो उस तरीके का जो है क्वेश्चन भी पूछा गया था। ठीक है, पैराजम्बल टाइप का। आगे देखो, यहाँ पे मीनिंग ऑफ फ्रेज, हमें एक फ्रेज दिया हुआ था टू प्ले ए सेकेंड फिडल। इस फ्रेज का जो मीनिंग है वो हमें बताना था। तो ये भी हमारा किसका सवाल था? इंग्लिश का सवाल था।
देखो आगे इंग्लिश का एक और सवाल पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक वर्ड हमें दिया हुआ था और इस डेमोक्रेटिक वर्ड से हम कौन सा वर्ड फॉर्म नहीं कर सकते। कार, मून और दो और थे जो कि हम फॉर्म कर पा रहे थे। कार भी फॉर्म कर सकते हैं, CAR, तीनों लेटर्स जो है इसके अंदर आ रहे हैं, लेकिन मून वर्ड जो है हम फॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि मून के अंदर डबल ओ आ रहा है और हमारा जो वर्ड है डेमोक्रेटिक उसके अंदर केवल सिंगल ओ है। ठीक है, तो मून जो है वर्ड फॉर्म नहीं हो सकता डेमोक्रेटिक से। अगला देखो यहाँ पे एक रीजनिंग का क्वेश्चन था हमारा, कि क्वेश्चन ये था कि जो P है वो Q का चाइल्ड है। ठीक है, P इज चाइल्ड ऑफ Q। और फिर आगे देखो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ था कि S इज द ओनली सन ऑफ P इज मदर। P की जो मदर है, मतलब Q जो है P की मदर है। ठीक है, और S जो है वो इकलौता बेटा है P की मदर के भाई का। P की जो मदर है उसका जो भाई है, ठीक है, भाई का बेटा है। S इज द ओनली सन, S जो है वो ओनली इकलौता बेटा है किसका, Q के भाई का। तो P और Q जो है, क्वेश्चन में ऐसे था P और Q नहीं, सॉरी, P और S जो है वो कैसे रिलेटेड होंगे, तो जो P और S है वो आपस में क्या हो जाएंगे, कजन्स हो जाएंगे, क्योंकि Q के भाई का बेटा है S, तो ये क्या हो जाएंगे, कजन्स हो जाएंगे। अगला देखो यहाँ पे, हाँ 2 क्वेश्चन थे हमारे इंग्लिश के, मेरे को एग्जैक्टली मतलब याद नहीं था तो इसलिए मैंने लिखा नहीं। दोनों क्वेश्चन के अंदर ही हमें क्या करना था, सेंटेंस का करेक्शन करके बताना था। ठीक है, सेंटेंस का करेक्शन करना था। एक क्वेश्चन था, जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। इस तरीके से हमें स्टेटमेंट दी हुई थी, इसमें हमें बताना था कि इनमें से जो है कौन सा वर्ड जो है उसको रिप्लेस करा जाए ताकि जो सेंटेंस है वो हमारा करेक्ट हो जाए। ठीक है, तो 3 ऑप्शन थे, उसके अलावा एक ऑप्शन भी था जिसके अंदर नो एरर दिया हुआ था, और आई थिंक इसका आंसर जो है वो नो एरर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल प्राइज फॉर लाइट स्कैटरिंग इज गिवन टू। लाइट स्कैटरिंग की जो खोज हुई, ठीक है, लाइट स्कैटरिंग फिनोमिना को जो बताया वो उसके लिए कोई किस साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज दिया गया, तो वो थे हमारे सीवी रमन को दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड ऑड वन आउट का क्वेश्चन था। फार्मर जो है वो प्लो का यूज़ करता है, ठीक है, डॉक्टर स्टेथोस्कोप का, सिंगर जो है स्टेज का, और एक और था हमारा, तो ये और जो लास्ट वाला था वो करेक्ट थे। सिंगर और स्टेज का कोई रिलेशन नहीं होता। ठीक है, इसीलिए ऑड वन आउट जो था हमारा सिंगर और स्टेज था। तो ये थे हमारे 20 नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन, जैसे भी जितना भी मेरे को याद था मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, 20 ही क्वेश्चन पूछे गए थे नॉन टेक्निकल के। अब हम लोग चलते हैं आगे, टेक्निकल के क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, वो गामा रेज की वेवलेंथ पूछी गई थी कि गामा रेज जो होती है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, तो इसका 10⁻⁴ इस तरीके से समथिंग कुछ आंसर था। ठीक है, एब्जॉर्ब डोज की यूनिट पूछी गई थी, टिश्यू के अंदर क्या होती है, ग्रे। एसआई यूनिट ऑफ एक्सपोजर इन एयर, तो वो होती है हमारी कूलम पर केजी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की यूनिट पूछी गई थी, क्या होती है, बैक्यूरेल। पैक्स की फुल फॉर्म पूछी गई थी, सिंपल है, पिक्चर आर्कीविंग। इनके ऑप्शन मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हर कोई कर सकता है। तो पिक्चर आर्कीविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम पैक्स की फुल फॉर्म होती है। डाइकॉम की पता है हमें, डिजिटल इमेजिंग एंड कम्युनिकेशन इन मेडिसिन। हाँ, एक सवाल था कि जो अलारा प्रिंसिपल जो होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, अलारा की फुल फॉर्म भी पूछी गई थी एग्जाम के अंदर। तो अलारा को यूज़ करने का मेन एम क्या होता है, इसका मेन एम होता है जो पेशेंट डोज है उसको क्या करना, कम से कम रखना। ठीक है, बेस्ट इमेज क्वालिटी भी आए हमारे पास और पेशेंट की डोज जो है वो भी कम से कम आए, तो ये इसका आंसर था, टू रिड्यूस पेशेंट डोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिनिमम थिकनेस ऑफ लेड यूज्ड फॉर जो रेडिएशन टेक्नोलॉजीज जो होते हैं, ठीक है, जो कि लेड एप्रॉन पहनते हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए, रेडिएशन से प्रोटेक्शन के लिए, उसकी जो मिनिमम थिकनेस होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 0.25 mm, 0.5 mm, 1 mm और 2 mm, इस तरीके से ऑप्शन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आई थिंक 0.5 mm, सॉरी 0.25 mm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ कैन वी इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन इन डिजिटल रेडियोग्राफी। डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर हम किस तरीके से कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन को इंक्रीज कर सकते हैं, एमएस को चेंज करके, केवीपी को चेंज करके, हाई रेशो ग्रिड का यूज़ करके, या फिर एसआईडी को डिक्रीज करके। तो कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन जो डिजिटल रेडियोग्राफी में हम लोग चेंज कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं हाई ग्रिड रेशो का यूज़ करके। नेक्स्ट देखो, स्पेशल रेजोल्यूशन जो होता है वो किससे कंट्रोल करते हैं, फोकल स्पॉट साइज से, केवीपी से, एसआईडी से। तो स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो मेनली कंट्रोल किया जाता है किससे, फोकल स्पॉट साइज से। हाँ, तो आगे देखो,
एम ए जो होता है मिली एम्पियर जो होता है वो किसको कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ एक्सरेज। एम ए बढ़ाएंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है एनोड पे जाके स्ट्राइक करेंगे, ज़्यादा एक्सरेज जो होगी वो प्रोड्यूस होगी। तो एम ए जो है वो मेनली अमाउंट ऑफ एक्सरेज को कंट्रोल करता है। आगे देखते हैं और क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। कीवीपी किसको कंट्रोल करता है, कीवीपी जो है बताता है हमें किसको, जो एक्सरेज की जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है उसको बताता है। अगला देखो यहाँ पे, एफिशिएंट स्कैटर रिडक्शन बाय यूजिंग 1:5 ग्रिड, 1:8 ग्रिड, 1:16 ग्रिड या फिर 1:12 ग्रिड। बेस्ट स्कैटर रिडक्शन जो है हम लोग कौन सी रेशो ग्रिड का यूज़ करके कर सकते हैं, एक सवाल ये था हमारा। अगला देखो यहाँ पे, जो हम कॉलीमीटर का यूज़ करते हैं, तो कॉलीमीटर का जो मेन एम होता है यूज़ करने का, कि उसको क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, उसको हम लोग यूज़ करते हैं ताकि स्कैटर रेडिएशन जो है वो कम से कम प्रोड्यूस होता है। स्कैटर के रिडक्शन के लिए जो है कॉलीमीटर को मेनली यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट, इनमें से डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट कौन सा है, कैटरेक्ट, ल्यूकेमिया, बोन कैंसर या फिर कैंसर। कैंसर जो होते हैं वो किस में आते हैं, हमारे स्टोकास्टिक इफेक्ट के अंदर आते हैं। डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट में आता है हमारा कैटरेक्ट। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोकास्टिक इफेक्ट। स्टोकास्टिक इफेक्ट क्या होता है, रेडिएशन का जेनेटिक इफेक्ट, जेनेटिक इफेक्ट जो होते हैं, ठीक है, जेनेटिक इफेक्ट और सोमेटिक इफेक्ट हमारे स्टोकास्टिक इफेक्ट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, जो रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट होती है उनकी डोज लिमिट कितनी होती है अकॉर्डिंग टू एनसीआरपी। ठीक है, एनसीआरपी के अकॉर्डिंग कितनी होती है रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट की डोज लिमिट, तो वो होती है हमारी 50 मिलीसीवर्ट। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट सेंसिटिव टू रेडिएशन। लीस्ट सेंसिटिव कौन सा होता है रेडिएशन से, गोनेट्स, नर्व सेल, बोन मेरो या फिर लिम्फोसाइट। तो लीस्ट सेंसिटिव जो होती है हमारी वो होती है क्या, नर्व सेल्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज मोस्ट रेडियो सेंसिटिव। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव जो हमारे ऑप्शंस दिए हुए थे उनके अकॉर्डिंग जो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव होगा वो क्या हो गया, हमारे गोनेट्स। ठीक है, गोनेट्स था, लीवर था, स्किन था, इस तरीके से 3-4 ऑप्शन थे, उनमें सबसे रेडियो सेंसिटिव जो था हमारा वो था गोनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइलोग्राफी इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ। साइलोग्राफी किसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स की। पैरोटरी ग्लैंड और सलाइवरी ग्लैंड के लिए हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, मैक्सिलरी साइनस इज बेस्ट सीन इन विच व्यू। मैक्सिलरी साइनस जो होता है वो हमें कौन से व्यू में बेस्ट दिखता है, वो हमें दिखता है वाटर्स व्यू के अंदर। ठीक है, 3-4 ऑप्शन है, काल्डवेल व्यू, वाटर्स व्यू, टाउन्स व्यू। तो बेस्ट जो दिखता है वो दिखता है हमें वाटर्स व्यू में। नेक्स्ट देखो, एक सवाल पूछा था हमसे, बढ़िया सवाल था, ड्यूरिंग लेटरल सर्वाइकल स्पाइन एक्सपोजर। लेटरल सर्वाइकल स्पाइन जब हम परफॉर्म करते हैं, व्यू जब हम परफॉर्म करते हैं, तो उस दौरान जब हम एक्सपोजर करते हैं तो वो किस टाइम पे करते हैं, उस टाइम पे रेस्पिरेशन कैसा होना चाहिए हमारा, फुल एक्सपिरेशन होना चाहिए, फुल इंस्पिरेशन की कंडीशन में करते हैं, ब्रेथ होल्ड करके रखते हैं या फिर मिड ब्रेथ की। तो फुल एक्सपिरेशन की केस में हम लोग जो है लेटरल सर्वाइकल स्पाइन को जो है एक्सपोज किया जाता है। नेक्स्ट देखो, लेटरल चेस्ट एक्सरे एक्सपोजर जो है वो कब किया जाता है, फुल एक्सपिरेशन में, फुल इंस्पिरेशन में, ब्रेथ होल्ड में या फिर कंटिन्यू ब्रेथ होल्डिंग एक्सपोजर में। तो लेटरल चेस्ट एक्सरे जो है हमारा, ठीक है, वो किस कंडीशन में परफॉर्म किया जाता है वो बताना था यहाँ पे हमें। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, एक्सियल सीटी इमेजेस टेकन आर। एक्सियल सीटी इमेजेस जो हम लेते हैं वो कैसे लेते हैं, पैरेलल टू ऑर्बिटोमीटर लाइन, परपेंडिकुलर टू ऑर्बिटोमीटर लाइन, ठीक है, पैरेलल टू ओसीपीटो फ्रंटल लाइन या फिर परपेंडिकुलर टू ओसीपीटो फ्रंटल लाइन। तो इसका आंसर आई थिंक होगा पैरेलल टू ऑर्बिटोमीटर लाइन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पोजिट्रॉन्स आर यूज्ड इन विच इमेजिंग मॉडलिटी। पोजिट्रॉन जो है कौन सी इमेजिंग मॉडलिटी में प्रोड्यूस होता है, पैट, यूएसजी, एमआरआई, एक्सरे। तो सिंपल है, पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी में। नेक्स्ट, बेस्ट मोडेलिटी फॉर सॉफ्ट टिश्यू इमेजिंग। बेस्ट मोडेलिटी कौन सी होती है सॉफ्ट टिश्यू इमेजिंग के लिए, एमआरआई। नेक्स्ट देखो, इन्वेस्टिगेशन डन फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए कौन सी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, यूएसजी, मेमोग्राफी, एमआरआई या फिर वीक्यू टेस्ट। तो आई थिंक इसका आंसर वीक्यू टेस्ट होगा। हॉर्न्सफील्ड नंबर पूछा था, वाटर का कितना होता है, 0। कॉन्ट्रास्ट यूज्ड इन जीआईटी स्टडी इन केस ऑफ परफोरेशन। जीआईटी स्टडी अगर हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं तो परफोरेशन के केस में कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडिया हम लोग यूज़ करेंगे। यूजुअली जीआईटी स्टडी हम परफॉर्म करते हैं तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं क्या, बेरियम सल्फेट। ठीक है, लेकिन परफोरेशन के केस में नॉन आयोनिक आयोडीनेटेड बेस्ड कॉन्ट्रास्ट एजेंट जो होता है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच पैरामीटर इंक्रीजेज पेशेंट डोज इन सीटी। कौन सा पैरामीटर है जो कि पेशेंट डोज इंक्रीज करता है सीटी के अंदर? स्लाइस थिकनेस, एमएस, पिच। तो एमए को बढ़ाएंगे तो पेशेंट डोज होगी वो क्या होगी हमारी? इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच टेक्निक रिड्यूसेस मोशन आर्टिफैक्ट इन एमआरआई। तो कौन सा टेक्निक है जो कि मोशन आर्टिफैक्ट को रिड्यूस करता है एमआरआई में? तो आई थिंक इसका आंसर क्या होगा? गेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच आर्टिफैक्ट इज सीन अलोंग फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग डायरेक्शन इन एमआरआई। कौन सा आर्टिफैक्ट है जो कि फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग डायरेक्शन में देखने को मिलता है? तो कुछ बोल रहे हैं कि जिपर आर्टिफैक्ट होगा, कुछ रैप अराउंड। मैंने पढ़ा था कि जो रैप अराउंड आर्टिफैक्ट होता है वो फेज एनकोडिंग में भी देखने को मिलता है, फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग में भी देखने को मिलता है। तो आई थिंक इसका आंसर रैप अराउंड होना चाहिए। ठीक है, बाकी मैं और श्योर करके देखती हूँ एक बार, आप लोग भी अपनी तरफ से देखना, पर क्वेश्चन एग्जैक्टली यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफैक्ट इन विच ब्लैक वाइट लाइंस आर सीन एट फैट वाटर बाउंड्री। कौन सा आर्टिफैक्ट होता है जिसमें वाइट और ब्लैक लाइंस हमें देखने को मिलती है फैट वाटर बाउंड्री पे? तो होता है हमारा केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट। एक सवाल था, हमसे पूछा था कि जो सिंटिलेशन डिटेक्टर होता है उसका क्या फंक्शन होता है? सिंटिलेशन डिटेक्टर जो है उसका फंक्शन क्या होता है? नेक्स्ट, ऑल आर द एप्लीकेशन ऑफ एनसीसीटी एक्सेप्ट। सॉरी, यहाँ पे एनसीसीटी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा डीईसीटी, कि जो डुअल एनर्जी सीटी स्कैन है उसके सारे एप्लीकेशन है एक को छोड़ के। तो वर्चुअल एनसीसीटी, शेडेड सरफेस डिस्प्ले, कैलकुलस डिटेक्शन या फिर ऑक्सलेट क्रिस्टल कैरेक्टराइजेशन। तो कैलकुलस का डिटेक्शन भी करते हैं, ऑक्सलेट क्रिस्टल कैरेक्टराइजेशन भी होता है, वर्चुअल एनसीसीटी भी परफॉर्म की जाती है, लेकिन शेडेड सरफेस डिस्प्ले जो है वो एप्लीकेशन नहीं होता डुअल एनर्जी सीटी स्कैन का। एक क्वेश्चन था जिसमें हमसे डुअल एनर्जी सीटी का जो है एडवांटेज पूछा हुआ था कि क्या एडवांटेज होता है। एक क्वेश्चन था जिसमें हमसे एनोड का फंक्शन पूछा हुआ था कि एनोड का क्या फंक्शन होता है? हीट डिसिपेशन करना, इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट करना, एक्सरेज को प्रोड्यूस करने के लिए, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेस्ट सीक्वेंस फॉर इडीमा इन एमआरआई। एमआरआई के अंदर बेस्ट सीक्वेंस कौन सा होगा इडीमा को देखने के लिए? T2 वेटेड, T1 वेटेड, फ्लेयर या फिर प्रोटॉन डेंसिटी। तो इडीमा को देखने के लिए जो बेस्ट होता है वो होता है हमारा T2 वेटेड। विच इफेक्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रास्ट ऑन रेडियोग्राफिक इमेज। कौन सा इफेक्ट जो है वो रेडियोग्राफिक इमेज के ऊपर कॉन्ट्रास्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉन्ट्रास्ट यूज इन इंट्रावीनस यूरोग्राफी। इंट्रावीनस यूरोग्राफी के अंदर कौन से कॉन्ट्रास्ट का यूज़ किया जाता है? एयर का, नॉन आयोनिक आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट का, गैडोलिनियम का या फिर बेरियम सल्फेट का? तो इसका आंसर होगा हमारा नॉन आयोनिक आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट। ट्यूब हाउसिंग की रेडिएशन लीकेज लिमिट क्या होती है? वो होती है हमारी 1 मिलीग्रे पर हार, ये तो पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सरे। इनमें से कौन सी एक्सरे की प्रॉपर्टी नहीं होती? आयनाइजेशन, स्ट्रेट लाइन ट्रैवल, नेगेटिवली चार्ज, फोकस्ड बैलेंस। तो हमारी जो एक्सरेज होती है वो नेगेटिवली चार्ज नहीं होती। ठीक है, ये जो होती है एक्सरेज जो होती है वो नेगेटिवली चार्ज नहीं होती। ठीक है, तो ये जो है इसकी प्रॉपर्टी नहीं होगी। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोग्राफिक इफेक्ट। जो एक्सरेज होती है ना उनका कौन सा इफेक्ट होता है जो कि जिसके लिए फोटोग्राफिक इफेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? आयनाइजेशन होगा, फ्लोरोसेंस होगा, इसी तरीके से 2 ऑप्शन और थे, तो उनमें से हमें बताना था कि इनमें से कौन सा जो है कौन सी चीज़ जो है वो रेस्पॉन्सिबल होती है फोटोग्राफिक इफेक्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कंप्यूटर टोमोग्राफी के अंदर जो टोमोग्राफी टर्म जो है उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है लेयर्ड स्कैनिंग। एक सवाल पूछा था, फंक्शन ऑफ बकी यूज्ड इन रेडियोग्राफी विद ग्रिड। ग्रिड के साथ जो बकी का यूज़ किया जाता है उसका काम क्या होता है? तो उसका सिंपल काम होता है स्कैटर को क्या करना, एब्जॉर्ब करना ग्रिड के साथ। नेक्स्ट देखो, फैट सप्रेशन इज डन यूजिंग विच सीक्वेंस। एमआरआई के अंदर कौन सा सीक्वेंस होता है जिसके अंदर हम लोग फैट का सप्रेशन करते हैं? तो वो क्या होता है हमारा स्टिल शॉर्ट टाउ इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अलारा की फुल फॉर्म पूछी थी, एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, सबको पता है, एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। 2 सवाल थे हमारे अलारा से। नहीं देखो यहाँ पे, मोस्ट सीवियर रिएक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया।
कॉन्ट्रास्ट मीडिया की मोस्ट सीवियर रिएक्शन कौन सी होगी? एनाफाइलैक्सिस, नोजिया, वोमिटिंग। तो एनाफाइलैक्सिस जो है मोस्ट सीवियर रिएक्शन होती है हमारे कॉन्ट्रास्ट मीडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ड्यूरिंग कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन पेशेंट कॉन्ट्रास्ट एलर्जी अकर्स देन व्हाट शुड वी डू? कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन के दौरान अगर पेशेंट को एलर्जी हो जाती है कॉन्ट्रास्ट से तो क्या करना है? कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन स्टॉप कर देना है और पेशेंट को हाइड्रेट करना है, या फिर कंटिन्यूसली देते रहना है, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट पेशेंट को? तो उस केस में क्या करेंगे? तो ये चीज़ हमें बतानी थी कि कॉन्ट्रास्ट क्या चीज़ हमें करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफ अ प्रेग्नेंट रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट हैव टू परफॉर्म फ्लोरोस्कोपी ऑफ अ पेशेंट व्हाट शुड शी डू? अगर कोई रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट है, वो फीमेल है और प्रेग्नेंट है, उन्हें फ्लोरोस्कोपी करने के लिए बोला जाता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें मना कर देना है कि फ्लोरोस्कोपी नहीं करूँगी मैं, परफॉर्म अवॉइड करेंगे फ्लोरोस्कोपी को, एक्सपोजर फैक्टर्स को बढ़ा देंगे, या फिर 2 लेड एप्रॉन्स को वियर करेंगे और उनमें से एक जो होगा वो फीटस के लिए होगा, फीटस के डोज के मेजरमेंट के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि जो TC99 जो एम होता है, टेक्नीशियम 99 एम होता है, उसकी हाफ लाइफ कितनी होती है? तो वो कितनी होती है? 6 आवर्स। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, मोस्ट कॉमनली यूज रेडियो न्यूक्लियाइड इन न्यूक्लियर मेडिसिन, तो वो क्या है हमारा? TC99 एम। नेक्स्ट, फॉर अक्यूट सब अरेकनोइड हेमरेज मॉडलिटी बेस्ट, मतलब कि अक्यूट सब अरेकनोइड हेमरेज को इमेज करने के लिए, देखने के लिए, ठीक है, कौन सी मॉडलिटी बेस्ट होगी? नॉन कॉन्ट्रास्ट CT, MRI, UAG। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉन कॉन्ट्रास्ट CT स्कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैंसर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कैंसर जो है वो कौन से इफेक्ट का एग्जाम्पल है? डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट का, स्टोकास्टिक इफेक्ट का, सोमेटिक इफेक्ट का, या फिर जेनेटिक इफेक्ट का? तो कैंसर जो है हमारा वो स्टोकास्टिक इफेक्ट का एग्जाम्पल है। हाँ, एक क्वेश्चन था कि जैस रेडियोग्राफी के दौरान जो हमारा सोर्स टू इमेज रिसेप्टर डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? तो वो होता है हमारा लगभग 180 सेंटीमीटर। कितना होता है? 180 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखो, विच डिटेक्टर इज यूज्ड इन डिजिटल रेडियोग्राफी, कौन से डिटेक्टर का यूज़ किया जाता है डिजिटल रेडियोग्राफी में? CCD का यूज़ किया जाता है, फ्लैट पैनल डिटेक्टर का यूज़ किया जाता है, इस तरीके से पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला इजी सा क्वेश्चन है। अगर पेशेंट को राइट प्लूरल एफ्यूजन है और पेशेंट की कंडीशन ऐसी है कि स्टैंडिंग पोजीशन में जो है उसका चेस्ट व्यू हम लोग परफॉर्म नहीं कर सकते, तो फिर हम लोग जो है कौन से व्यू को प्रिफर करेंगे परफॉर्म करने के लिए? राइट लेटरल डेक्यूबिटस, लेफ्ट लेटरल डेक्यूबिटस, PA व्यू, या फिर लेटरल चेस्ट एक्सरे? तो इस कंडीशन में जो है पेशेंट के लिए राइट लेटरल डेक्यूबिटस जो है उसको परफॉर्म किया जाएगा। स्काईलाइन व्यू जो है किसके लिए परफॉर्म किया जाता है? सबको पता है, पटेला के लिए परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन सेंसिटिव फिल्म जो होती है उनको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्थोक्रोमेटिक, पेनक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक? तो पता है हमें ऑर्थोक्रोमेटिक बोलते हैं। CT के अंदर जो हम लोग विंडो विड्थ और विंडो लेवल जो हम लोग बताते हैं, तो विंडो विड्थ जो है वो क्या बताता है हमें? वो बताता है हमें क्या? कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, और विंडो लेवल ब्राइटनेस। क्वेश्चन 61, जो पेसमेकर पेशेंट्स होते हैं, जिन पेशेंट्स के अंदर पेसमेकर प्रेजेंट होता है, उनके अंदर क्या रिस्क रहती है MRI करने के दौरान? तो पेसमेकर की वजह से क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड इंटरफेरेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटरफेरेंस। इसके अलावा और भी ऑप्शन थे, जैसे क्लोस्ट्रोफोबिया था, ठीक है, 1-2 ऑप्शंस और थे, ये इस तरीके से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेडियो आइसोटोप कौन सा होता है HDR ब्रैकीथेरेपी के अंदर? ये भी एक सवाल था, तो उसके अंदर आयोडीन 131, कोबाल्ट 60, सीजियम 137, ठीक है, इस तरीके से 3-4 ऑप्शन थे, तो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है वो, तो मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, पर ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। नेक्स्ट, स्ट्रोक इज सीन बेस्ट ऑन विच मॉडलिटी, स्ट्रोक की कंडीशन जो है वो कौन सी मॉडलिटी पे हमें बेस्ट दिखाई देगी? MRI, CT, एक्सरे? तो इसका आंसर होगा हमारा MRI। नेक्स्ट देखो, कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद, कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन कब प्रोड्यूस होती है? जब इंटरेक्शन किससे हो? हमारा जो इनर शेल का जो इलेक्ट्रॉन हो उससे, ठीक है, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन से जब हमारा फोटोन इंटरेक्ट करता है
तब हमारी जो है कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है वही पूछा था कि डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में अल्ट्रासाउंड की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 1 से 20 मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट, ब्लड फ्लो जो है हम लोग, ठीक है, वो किसके अंदर देख सकते हैं, डॉपलर अल्ट्रासाउंड में, डॉपलर अल्ट्रासाउंड के ए मोड में, एम मोड में या फिर बी मोड में। तो डॉपलर अल्ट्रासाउंड के अंदर हम लोग देख सकते हैं ब्लड फ्लो को। अगला देखो, बेरियम स्वेलो जो है वो किसको देखने के लिए परफॉर्म किया जाता है, सिंपली ईसोफेगस को देखने के लिए परफॉर्म किया जाता है। हाँ, जो स्कैप्यूला बोन जो होती है हमारी, उसकी जो इन्फीरियर टिप होती है वो कौन से थोरेसिक वर्टिब्रा की लेवल पे प्रेजेंट होती है, तो वो प्रेजेंट होती है हमारी T7, ठीक है। थोरेसिक वर्टिब्रा को हम लोग D7 भी बोल सकते हैं। हाँ, अगर एक क्वेश्चन था हमारा फ्लोरोस्कोपी से रिलेटेड कि जो फ्लोरोस्कोपी है उसके अंदर हम कैसे डोज को रिड्यूस कर सकते हैं। तो पल्स्ड फ्लोरोस्कोपी मेथड जो होता है, जिसको हम लोग इंटरमिटेंट फ्लोरोस्कोपी बोलते हैं, उसका यूज़ करके। इंटरमिटेंट फ्लोरोस्कोपी का क्वेश्चन पिछला जो एम्स CRE 2024 हुआ था ना, उसमें भी ये वाला सवाल पूछा गया था, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन था। आगे देखो, हील इफेक्ट का मतलब क्या होता है। रेडियोग्राफी में हमें हील इफेक्ट देखने को मिलता है, तो इसका मतलब हमें पता है कि जो एनोड साइड होती है उसकी तरफ इंटेंसिटी कम होती है और कैथोड साइड इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। तो इसका आंसर क्या था, हाई इंटेंसिटी ऑन कैथोड साइड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, इस एनोड की जगह आप लोग यहाँ पे कैथोड कर लो, तो इसका आंसर हो जाएगा हाई इंटेंसिटी ऑन कैथोड साइड। गैडोलिनियम रिएक्शन जो होती है एमआरआई में वो क्या होती है, तो नेफ्रोजेनिक सिस्टमिक फाइब्रोसिस हमें देखने को मिलता है। अगला देखो यहाँ पे एनाटॉम, एक क्वेश्चन इस तरीके से था कि एजिस पे, ठीक है, एक्सेसिव एज एनहेंसमेंट करने की वजह से एनाटॉमिकल इन्फॉर्मेशन जो है वो लॉस हो गई। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, स्मूथनिंग फिल्टर का यूज़ करें, हिस्टोग्राम का यूज़ करें, ठीक है। और भी 2 और ऑप्शन थे, तो इसका आंसर मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, आप लोग देखना एक बार क्या हो सकता है इसका आंसर, ठीक है। आई थिंक स्मूथनिंग फिल्टर हो सकता है इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, पेनम्बरा जो होता है उसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, SID को इंक्रीज करके, OID को इंक्रीज करके, छोटा फोकल स्पॉट यूज़ करके, या फिर कॉलीमीटर का यूज़ करके। तो सिंपली OID को अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो पेनम्बरा जो है वो क्या होगा हमारा, इंक्रीज होगा। पेनम्बरा क्या होगा हमारा, इंक्रीज होगा। देखो, एक इन्वर्स स्क्वायर लॉ से था डायरेक्टली क्वेश्चन की, इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है। जो इन्वर्स स्क्वायर लॉ होता है, इंटेंसिटी जो होती है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली क्वेश्चन था, स्टेटमेंट थी उसके अंदर। अब एक और क्वेश्चन था इन्वर्स स्क्वायर लॉ से कि अगर डिस्टेंस जो है उसको 2 टाइम इंक्रीज कर देंगे तो इंटेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इंटेंसिटी जो है हमारी सिंपली क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच मटेरियल इज बेस्ट फॉर बीटा रे शील्डिंग। बीटा रे की शील्डिंग के लिए कौन सा मटेरियल बेस्ट होगा, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, कॉपर। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट देखो, विच आर्टिफैक्ट इन CT अपीयर्स बीम हार्डनिंग। कौन से आर्टिफैक्ट में हमें, सॉरी यहाँ पे बीम हार्डनिंग नहीं, यहाँ पे CT आर्टिफैक्ट में हमें स्ट्रिक्स अपीयर होती है, ठीक है, मेटल की वजह से। तो वो किस आर्टिफैक्ट में देखने को मिलती है, वो हमें देखने को मिलती है बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट के, बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट में। नेक्स्ट देखो, विच आर्टिफैक्ट इज सीन ड्यू टू मेटल इन CT। मेटल की वजह से कौन सा आर्टिफैक्ट देखने को मिलता है, बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट। मोस्ट कॉमनली ग्रिड रेशो कौन सा होता है, 1:8 होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वालिटी ऑफ एक्सरे जो है वो हम लोग किससे डिटरमाइन करते हैं, शार्पनेस से, MS से, KVP से, या फिर पेनिट्रेशन से। तो क्वालिटी जो होती है एक्सरे की वो डिटरमाइन की जाती है KVP से। तो ये थे टोटल 80 क्वेश्चन हमारे टेक्निकल के और 20 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के मेमोरी बेस्ड, जो कि एम्स के एग्ज़ाम में 2025 में पूछे गए, ठीक है। ये आपको हेल्प कर सकते हैं अभी जो भी नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करें उनके लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।